हेलो एवरीवन। हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपकी PYQ रिलेटेड रहेगी। और ये हम स्टार्ट करें जो हमारा रिसेंट अभी एग्ज़ाम हुआ है 2023 जून में, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। नियर अबाउट हम लोग 10 to 20 क्वेश्चंस डेली लेंगे और इस तरीके से हम पिछले 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि किससे रिलेटेड है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है, फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू गवर्नर। एंड क्या क्वेश्चन पूछा गया है, गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स पूछी गई हैं। ठीक है, ये पार्डनिंग पावर में क्या क्या इंक्लूडेड है गवर्नर के। सो यू ऑल नो, सबसे पहले तो आप ये बताइए पार्डनिंग पावर कौन से आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 161। गवर्नर जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, हर बार क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, आर्टिकल 161 है पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। उसके अंदर 5 तरीके की गवर्नर की पार्डनिंग पावर डिस्कस होती है। दैट इज पार्डन, नंबर 1 इज पार्डन, देन रिस्पाइट, पार्डन, देन रिस्पाइट और रेमिशन। नेक्स्ट इज रिप्राइव, ओके, और एक आपका रह गया कॉम्यूट। ये 5 तरीके की पावर्स होती हैं गवर्नर के पास। अब वैसे तो अगर आप 2021 की बात करें तो कुछ जजमेंट्स में ऐसा रहा है कि गवर्नर जो है ही और शी कैन पार्डन द प्रिजनर्स इंक्लूडिंग डेथ रो ऑल्सो। ठीक है, बट ये क्या है, ये जो रिसेंट जजमेंट आपकी आई है जिसमें डेथ रो से रिलेटेड आपकी जो गवर्नर है वो पार्डन कर सकता है, तो ये आपका जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके प्रोविजन को ओवरराइड करता है। बिकॉज वहाँ पे है कि जो प्रिजनर की जो सेंटेंस है दैट कैन बी रेमिटेड ओनली आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ जेल। ठीक है, सो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि पार्डन क्या होता है, रिस्पाइट क्या होता है। तो पार्डन की अगर हम बात करें, पार्डन मीन्स कि जो सेंटेंस और कन्विक्शन है कन्विक्ट का, उसको पूरे ही सेंटेंस को क्या कहते हैं, उसको कम्प्लीटली एब्जॉल्व कर देना। ठीक है, जितनी पनिशमेंट्स, डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, सेंटेंसेस, उसको जो भी मिला हुआ है वो सब कर देते हैं। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है कि गवर्नर कौन से पनिशमेंट्स को नहीं कर सकता है, जो पनिशमेंट्स कोर्ट मार्शल ने दी हो उन पनिशमेंट्स को गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, और वैसे अगर आप देखोगे कि जो ये सॉवरेन पावर है ना पार्डन वाली, इट इज़ एक्सरसाइज्ड मेजरली या इफेक्टिवली अगर आप कहेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। गवर्नर का नाम होता है बट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ये एक्चुअली एक्सरसाइज करी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिस्पाइट का मीनिंग क्या होता है। रिस्पाइट का मतलब होता है कि लेसर सेंटेंस देना, जो ओरिजिनली मिला है उससे कम सज़ा देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है किसी कन्विक्ट की, या फिर कोई वुमेन ऑफेंडर प्रेगनेंसी है, तो वहाँ पर रिस्पाइट जो है वो किया जा सकता है। दैट इज़ लेसर सेंटेंस देना, जितना उस कन्विक्शन के लिए पनिशमेंट गिवन है उससे कम पनिशमेंट देना। ठीक है, उसके बाद है रिप्राइव। रिप्राइव क्या होता है, रिप्राइव मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ को, एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ को स्टे करना। ठीक है, उस पर रोक लगाना। ओके, उसके बाद है फिर मान लो हमारा ये रेमिशन बच गया। रेमिशन का मतलब होता है कि सेंटेंस जो मिला है, मान लो अगर आपको 14 साल की सज़ा मिली है तो उसे 7 साल करना। ठीक है, लेकिन जो उसका नेचर है, जो उसका करेक्टर है ना पनिशमेंट का, वो वही रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकता है। गवर्नर करेक्टर को चेंज नहीं कर सकता है, गवर्नर जो है उससे उस सज़ा को कम कर सकता है, उसके पीरियड को कम कर सकता है। तो रेमिशन में आपको पीरियड वर्ड याद रखना है। ठीक है, पीरियड वर्ड याद रखना है कि उस पीरियड को कम करते हैं। गवर्नर कांट चेंज द करेक्टर ऑफ द पनिशमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहाँ पे लिखा हुआ है या वहाँ पे पनिशमेंट मिली है कि 2 साल की रिग्रस पनिशमेंट है, रिग्रस पनिशमेंट है, तो जो पनिशमेंट है वो रिग्रस ही रहेगी, लेकिन मे बी गवर्नर इसे 1 साल की कर दे। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रेमिशन।
अब कम्यूट क्या होते हैं? कम्यूट का मतलब होता है कोई भी जो सेंटेंस है, किसी पर्सन को जो कन्विक्ट हुआ है उस ऑफेंस से, उसको वो इवन अ डेथ सेंटेंस को भी कम्यूट कर सकता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, पार्टनिंग पावर में हमने पावर्स पढ़ी, तो सस्पेंड द सेंटेंस यस, कम्यूट द सेंटेंस यस, ग्रांट रेमिशन ऑफ पनिशमेंट यस, ग्रांट पार्डन यस। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1। अब अगर आप देखेंगे जो हिंदी इसका अनुवाद है, राज्यपाल को प्रदत्त क्षमादान की शक्तियों में निम्न शक्ति सम्मिलित है। इसके अंदर आपका जो ये फर्स्ट ऑप्शन है ना, इसका मीनिंग आप देखिए, दंडादेश को स्थापित करना, जबकि बात है सस्पेंड, सस्पेंड मतलब होता है उसे रोकना, तो स्थापित थोड़ी ना करेगा, रोका जाएगा ना। हाउएवर जो यूजीसी नेट है, एनटीए है, उसने आपका आंसर जो है 1 को ही माना है, इसे कोई ड्रॉप नहीं किया गया है। तो जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वे ध्यान दें कि उन्हें इंग्लिश एटलीस्ट इतना तो वो अपना इंग्लिश में रीड करें। वैसे तो गलत बात है जब एनटीए दोनों ऑप्शंस देती है, हिंदी एंड इंग्लिश, बट फिर भी स्टूडेंट्स को थोड़ा ध्यान देना है कि इंग्लिश मीडियम का जो आपका ये है वो माना जाता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन से रिलेटेड, ये कुछ ऑपरेशंस हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑपरेशंस है वो देखते हैं हम। सबसे पहले प्रोवाइड कंफर्ट, उसका आंसर हमने कर लिया ना मार्क। तो प्रोवाइड कंफर्ट क्या है? प्रोवाइड कंफर्ट जो है ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है जो कि यूएस ने इनिशिएट किया था। तो सबसे पहले तो अब इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस पूछा है तो हमें इनका ईयर पता होना चाहिए। तो प्रोवाइड कंफर्ट का जो आपका ईयर है दैट इज अप्रैल 1991, अप्रैल 1991। और ये यूएस ने इनिशिएट किया था, इराक में इनिशिएट किया था, और किस लिए किया था? टू डिफेंड कुर्दिश रेफ्यूजीज। ठीक है, उनको डिफेंड करने के लिए किया था। तो इस ऑपरेशन का एक ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट है और इसी तरीके से प्रोवाइड कंफर्ट सेकंड है। इन दोनों ही ऑपरेशंस का जो रिजल्ट रहा वो ये रहा कि जो ये कुर्दिश रेफ्यूजीज हैं इनको वहाँ पर ऑटोनमस रीजन वहाँ बन गया इराक के अंदर, कुर्दिश का। ठीक है, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट बात करेंगे, ये टाइम है आपको पता ही है 1991 की गल्फ वॉर वगैरह हुआ था, उसके बाद की बातें हैं ये। उसके बाद है नेक्स्ट आपका ऑपरेशन टर्कोइज। ऑपरेशन टर्कोइज जो है इसकी अगर आप डेट या ईयर की बात करेंगे तो इट इज़ 1994। ठीक है, और ये किसका ऑपरेशन था? ये फ्रांस का ऑपरेशन था। और कहाँ पे था? ये रवांडा में था। रवांडा यू ऑल नो, अफ्रीकन कंट्री। ठीक है, रवांडा में था 1994 में अंडर द मैंडेट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ओके, उसके बाद वहाँ पे आपने हुतू ट्राइब एंड ऑल ये सब सुना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज फिर योर ऑपरेशन इज ऑपरेशन एलाइड फोर्सेस। ऑपरेशन एलाइड फोर्सेस को नेटो बॉम्बिंग ऑफ यूगोस्लाविया भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका ईयर देख लेते हैं। इसके ईयर की अगर हम बात करें तो ये है आपका 1999। ओके, मार्च 1999। ठीक है, और इसको आपको क्या ये किससे रिलेटेड है? जो यूगोस्लाविया का नाटो बॉम्बिंग हुआ था ये उससे रिलेटेड है, उसी को ही ये बोला जाता है। कोसोवो वार उस टाइम पे जब चल रहा था ना, कोसोवो वार के दौरान ये ऑपरेशन जो है वो किया गया था। एयर स्ट्राइक्स हुई थी इसके बीच में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इसका जो ऑफिशियल नाटो। तो ये बात भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि ये नेटो का ऑपरेशन था। ठीक है, हमने हर एक में देख ही लिया कि फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोवाइड कंफर्ट की बात करें तो यूएस का ऑपरेशन था, कहाँ था? इराक में था। फ्रांस का ऑपरेशन था, कहाँ पे था? रवांडा में था। इसी टाइप से ऑपरेशन एलाइड फोर्सेस जो है वो कहाँ था? यूगोस्लाविया में था। और किसके द्वारा था? नाटो के द्वारा था। इवन बोला ही इसे नाटो बॉम्बिंग्स ऑफ यूगोस्लाविया जाता है, और इसका जो कोड नेम हो गया वो हो गया आपका ऑपरेशन एलाइड फोर्सेस। उसके बाद है फिर ऑपरेशन रीस्टोर, ये है रीस्टोर होप। यस, ऑपरेशन रीस्टोर होप। इसे जो है
ये किया गया था आपका सोमालिया में, जस्ट अ मिनट, ये किया गया था आपका सोमालिया में, ठीक है। और अगर हम इसके उसकी बात करें टाइम पीरियड की, तो दैट वाज इन दिसंबर 1992, ओके। एंड ये एक यूनाइटेड नेशंस की एक सैंक्शनड मल्टीनेशनल फोर्स है जिसे यूनिटेफ बोला जाता है, ठीक है। उसने इसको लॉन्च किया था, यूनिटेफ। यूनिटेफ की फुल फॉर्म क्या हुई फिर? यूनिफाइड टास्क फोर्स, ओके। सो दीज वर द 4 ऑपरेशंस। अब अगर आप इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो नंबर 1 पे आपका आ जाता है ए, देन 1992 दैट इज डी, ओके। देन आपका है 1994 दैट इज बी, उसके बाद है सी। तो अब देखिए आपका ये ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 ए डी बी सी, ठीक है। दैट्स इट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, इट इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21। आपको पता ही है आर्टिकल 21 मतलब जितने भी राइट्स हैं वो मैक्सिमम जो आपको पता है कि हाँ ये कहीं और फॉल नहीं करते, वो आर्टिकल 21 में फॉल करते हैं, बिकॉज बहुत बड़ा जो इसका परव्यू है, ठीक है, बहुत वाइडर स्कोप है यहाँ पर, ठीक है। बिकॉज आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड दैट टू विथ डिग्निटी, ओके। सो इसके अंदर यहाँ पे पूछा गया कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 के अंडर हैं। अब आपको पता है कि राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 16 ईयर्स ऑफ एज, ये कहाँ पे है? ये आपका आर्टिकल या 21 में है? नहीं, राइट टू एजुकेशन है ना ये। तो राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में है? राइट टू एजुकेशन इज नॉट अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। बिकॉज इसमें गलती कर देते हैं, इट इज 21A। और कौन से अमेंडमेंट से हुआ था ये? इट इज 6th अमेंडमेंट 2002, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप अब डी देखेंगे तो डी यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। तो आपका आंसर क्या बचता है? आंसर बचता है आपका आंसर नंबर 2, ठीक है। इसका आंसर हो गया 2। अब ये देखिए आप क्या क्या हैं, बाकी पढ़ लेते हैं। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट टू लाइवलीहुड एंड राइट टू रेपुटेशन। तो आप ये देखेंगे सब पर्सनल लिबर्टी, डिग्निटी, इन सब से रिलेटेड है। राइट टू मतलब क्लीन एनवायरनमेंट आ जाता है, राइट टू स्लीप आ जाता है, सारी चीज़ें ये कहाँ पे आती हैं? आपके आर्टिकल 21 में आती है, ठीक है। प्राइवेसी एंड ऑल सब कुछ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछी गई है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे जो कमेटी है उसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक बात ध्यान रखिए कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो ये है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये लगभग आपको क्वेश्चन हर बार मिलेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इलेक्टोरल लॉ से रिलेटेड है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे गोस्वामी कमेटी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे 1990, तारकुंडे कमेटी जो है 1974, और ये जो आपकी कमेटी है जो इनडायरेक्टली इन्होंने दी है इलेक्शन कमीशंस कैंपेन अगेंस्ट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये वोहरा कमेटी आपकी 1994 की। अगर आप इन तीनों को भी अरेंज करते हैं तो आपका आंसर आता है सी, बी एंड देन डी। एंड सी बी डी जो है वो ओनली आंसर नंबर ए में है, बिकॉज ये 1974 से पहले आपकी ये जेपीसी कमेटी जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में आई थी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है देखिए ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ही डीप में इन्होंने पूछा है। दैट इज़ आपका जॉन वाल्के से रिलेटेड है, रोल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अगर अब आप देखेंगे तो ये आपका टॉपिक आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से रिलेटेड, ठीक है। और उसके अंदर पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द रोल रिप्रेजेंटेटिव अकॉर्डिंग टू द जॉन वाल्के। सो योर आंसर इज आंसर नंबर 1, दैट इज ट्रस्टी डिप्टी रोल, फैसिलिटेटर न्यूट्रल रोल एंड डिस्ट्रिक्ट स्टेट और कंट्री रोल। ये तीनों ही रोल हैं। रेवोल्यूशनरी रोल जो है रिप्रेजेंटेटिव को नहीं दिया गया है।
जॉन वॉल्के की अगर आप बात करेंगे तो ही हैज़ रिटन और एडिटेड द 2 बुक्स. नंबर 1 इज़ द लेजिस्लेटिव सिस्टम और नंबर 2 इज़ पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दैट इज़ कॉन्टिन्यूटीज थ्योरी एंड रिसर्च. ये 2 बुक्स हैं. इसको हम थोड़ा सा डिटेल में लेंगे एक अलग सेशन में, बिकॉज ये सेशन वरना बहुत लंबा हो जाता है इस तरीके से. सो दिस इज़ द क्वेश्चन और ये बहुत ही अलग क्वेश्चन रहा है. नेक्स्ट है फिर आपका मैचिट है, क्वेश्चन नंबर 6. इसका अगर आप देखेंगे नाउ, मॉरिस जोन्स की कौन सी बुक है? बार्गेनिंग फेडरलिज्म. पॉल एप्पलबाय की अगर आप बुक देखेंगे, दैट इज एक्सट्रीमली फेडरल बार्गेनिंग. ठीक है. उसके बाद आइवर जेनिंग्स की बुक है योर फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी. और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो आपको पता ही है, ऑस्टिन. अब अगर आप देखेंगे डी का वन इज इन 2, बिकॉज आपको सबसे पहले तो यही पता है ना कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है ऑस्टिन की है. अब आपको ये चीज़ देखनी है कि इन तीनों में से अगर आपको कोई एक भी पता है तो यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो इसमें अगर आप देखेंगे बार्गेनिंग फेडरलिज्म जो है वो लगभग सबको याद ही होती है कि मॉरिस जोन्स की है. सो योर आंसर विल बी सेकेंड. और ये बुक्स आपको नहीं भी याद हैं तो देखो याद करनी पड़ेंगी. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फेडरलिज्म से रिलेटेड आपकी बुक्स हैं, फॉरेन ऑथर्स हैं बट ऑन फेडरलिज्म और फेडरेशन. ठीक है. नेक्स्ट योर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज रिलेटेड टू पबेड. ठीक है. पबेड में आपने थ्योरी पढ़ी होगी, दैट इज XY थ्योरी. ठीक है. और ये थ्योरी हम डिटेल में भी लेंगे, एक छोटा सा सेशन लेंगे इस पे, बिकॉज यहाँ पर बहुत लंबा हो जाता है. सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग. Question is the assumptions of theory Y is that integration of behavior is the key process in management. Yes, very true. And theory Y results in the creation of conditions conducive for the members to achieve their own goals by directing their efforts towards the success of the enterprise. Yes, this is also true. And this is the reason of A also. So our answer will be both A and R are true and R is the correct explanation of ए. बिकॉज यहाँ पे रीजनिंग दे रखी है आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ बिहेवियर जो है वो मैनेजमेंट में की प्रोसेस किस तरीके से है. और ये थ्योरी भी हम मैनेजमेंट की करेंगे, पबेट इस टाइम हम करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट आर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज इट से? लेट्स सी. नंबर 1 स्टेटमेंट इज India's national security objective is to defend the country's borders as defined by law and enshrined in the constitution. That is right. And second is India's national security objective is pursuing security and strategic dialogues with major powers and key पार्टनर्स. वो तो है ही. जब आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि आपका इवन सिलेबस में है डायरेक्ट कि आपका क्या रिलेशन है विद मेजर पावर्स एंड आपकी जो नेबरहुड है उनके साथ. तो ऑब्जेक्टिव यही है, नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव इज टू परस्यूइंग सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक डायलॉग्स विद मेजर पावर्स इन दिस. सो येस, बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज इट से? कि ये जो आपका स्टेटमेंट है ये किसने बोला है एंड रिलेटेड टू कास्ट. सो ये आपके कौन सी यूनिट से हो जाता है? दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 8. ठीक है. वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं थिंकर्स. सो कास्ट से रिलेटेड अगर हो गए, दैट इज एवरी सोसाइटी गेट्स एनकम्बर्ड विद व्हाट इज ट्रिवियल, विद डेड वुड फ्रॉम द पास्ट एंड विद व्हाट इज पॉजिटिवली परवर्स. दैट इज, अगर हम हिंदी में भी देखें तो प्रत्येक समाज में विगत के तुच्छ और अनुपयोगी तथा जो निश्चित रूप से तर्क विरुद्ध हैं के बोझ को ढोना पड़ता है. सो दिस स्टेटमेंट इज बाय योर जॉन ड्यूई. ठीक है. जॉन डेवी की ये स्टेटमेंट है. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज रिलेटेड टू G20. और आपको पता ही है, अगर आप देखेंगे G20 तो पिछले काफ़ी टाइम से इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? बिकॉज 2023 में G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है. और रिसेंटली अभी जब हम ये वीडियो कर भी रहे हैं, 8 से 10 सितंबर तक ये समिट जो है वो दिल्ली में होने वाली है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़ोरों शोरों से इसकी तैयारी चल रही है. तो G20 पे हम एक अलग से सेशन लेंगे छोटा सा. तो वी हैव टू डू द सेशंस ऑन 3 थिंग्स जो हमें यहाँ से इधर से मिली है. दैट इज़ G20 पे नंबर 1
नंबर 2 जो मैनेजमेंट की आपकी थ्योरी है, एक्स एंड वाई थ्योरी, एंड नंबर 3 जो आपने जॉन वॉल्के की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज वाली थ्योरी है। ठीक है, तो इन तीनों पे हम एक छोटे छोटे सेशंस लेंगे। सो लेट्स डू G20 के बारे में। देखिए यहाँ पे है कि इट हैज़ 20 सॉवरन नेशंस ओनली एज इट्स मेंबर्स। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट? नो, दिस इज रॉन्ग। वाई? बिकॉज देखिए 20 मेंबर्स तो हैं, दैट इज गुड, बट यहाँ पे ये स्टेटमेंट इस दो वर्ड्स की वजह से गलत हो जाती है, बिकॉज 20 के 20 आपके सॉवरन नेशंस नहीं है, बट इट इज 19 सॉवरन नेशंस प्लस 1 is your EU, European Union. Okay, so this statement becomes wrong. A wrong होते ही आपका, आप ये तीनों को eliminate कर सकते हैं, and your answer is B, C and D. Let's see what B, C and D says. The group includes almost all 20 leading economies of the world. Yes, that's right. उसके बाद है G20 operates as an informal forum to promote dialogue between finance ministers, central banks and heads of government. Very right. उसके बाद डी में है इट रिप्रेजेंट्स द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू इंस्टीट्यूशनल वर्ल्ड ऑर्डर। येस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ये तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। तो इसके साथ ही आज हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं। हम कोशिश करेंगे या तो 10 क्वेश्चंस की सीरीज रखें या इसको बढ़ाकर 15 या 20 करेंगे। सो वी विल डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन दिस मैनर ओनली। ठीक है, और इस तरीके से हम पिछले 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि दोनों आपके सेशंस जो रहते हैं, जून वाला भी और दिसंबर वाला भी, तो हमारे कुल मिला के 5 से 6 क्वेश्चन पेपर्स हो जाएंगे, जिसमें कि हमारे 500 to 600, दैट इज 600 के आसपास हम MCQs इस तरीके से कंप्लीट हमारे करेंगे। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच। आई होप ये सेशन बहुत अच्छा रहा है हमारा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो।